किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम चौपाल में और मैं हूं विपिन यादव। हम हर दिन बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उन पर बात करते हैं। आज भी ऐसे एक खास विषय पर हम बात करेंगे। जी हाँ, 5 दिसंबर यानी कि विश्व मृदा दिवस। ये जो दिवस होता है मृदा के संदर्भ में सारी हम बातें करते हैं और इस दिवस पे जो मृदा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अशोक पात्रा जी, जो कि निदेशक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भाइयों, विश्व मृदा दिवस के इस उपलक्ष्य में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्व मृदा दिवस ये क्यों मनाया जाता है और क्या ज़रूरत पड़ी इसको मनाने की? किसान भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। जैसा विपिन जी बताए हैं कि जो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर हर साल हम मनाते हैं, इसका कारण ये है कि जो हमारा जो मृदा है, हमारा देश में ही नहीं पूरा विश्व में आज उस मृदा में बहुत समस्या है। क्योंकि जो भी हम फसल उगाते हैं सब कुछ हमारा मृदा से ही आता है, और जो ये मृदा से जो फसल जो पोषक तत्व लेते हैं और जो गुण होना चाहिए, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण हमारा मृदा में हर साल हजारों साल हम खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब मृदा में बहुत समस्या आ रहे हैं। समस्या जैसे जो मृदा डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन है, ये सबसे बड़ा आज समस्या है। और मृदा में जो रासायनिक गुण है, जो हमारा जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारा पौधा स्वतः पोषक तत्व लेते हैं। तो क्योंकि हम जितना ज़रूरी है पोषक तत्व वो हम पूरा मात्रा में देते नहीं थे, इसका कारण में डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारा जो सैलिनिटी, जो मृदा का एसिडिटी, जो अम्लीयता, ये काफ़ी सारा चीज़ बढ़ रहा है। तो काफ़ी समस्या हमारा मृदा में आप दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए पूरा जागरूकता के लिए पूरा दुनिया में एक अवेयरनेस लाने के लिए कि सबको ये पता चले कि जहाँ से हमारा फसल पैदा होता है वहाँ बहुत समस्या उसमें है, समस्या आ रहा है। तो हमको जो फसल का पैदावार जो चाहिए, अगर इस सब हम देखभाल ठीक से नहीं करेंगे हमारा मृदा का, स्वास्थ्य का, तो आने वाले टाइम में हमको पैदावार नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा सरकार और किसान भाइयों को ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा का विषय में आप चारों तरफ ये चर्चा हो रहा है कि कैसे ये समस्या का समाधान करें। इसीलिए हम ये विश्व मृदा दिवस पूरा दुनिया में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रोम है उनकी तरफ से ये इस साल का जो थीम है मृदा स्वास्थ्य के ऊपर में, वो है कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। मतलब कि जो लवणीयता है, मृदा लवणीयता रोके और मृदा का जो उत्पादकता वो बढ़ाए, ये थीम है इस साल का। इसी का ऊपर में ये पूरा विश्व एक अवेयरनेस प्रोग्राम, चारों तरफ एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये किया जा रहा है ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बताया कि क्यों हमें ये दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी है, ये वाकई में बहुत वृहद एक प्रश्न भी उठता है कि जिस तरीके से हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है, लगातार निरंतर जो एक बदलाव आता जा रहा है, इसमें हमें जैसे सर ने कहा कि वर्षों से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, पर अब आगे भविष्य की अगर हम बात करें तो असंभव सा नज़र आ रहा है जिस तरीके से अभी परिवेश चल रहा है। तो ऐसे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
तो ऐसे में हमें हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो ये निश्चय उन्होंने किया है कि हमें 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और ऐसे में अवेयरनेस जो हमारे किसान भाई हों या फिर आम लोग जो हों, उन्हें मिट्टी के बारे में जागरूक करना चाहिए। अब उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हम इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, वैसे मिट्टी में जैसे आपने कहा कि 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो वो क्या क्या पोषक तत्व होते हैं और इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए, तो सर थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए, जो पोषक तत्व है तो उसमें जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन है, जो यूरिया का थ्रू हम अप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा हम आज का टाइम में नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं। साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिंक है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोराइड है, मोलिब्डेनम है और निकेल है। तो मैं 17 पोषक तत्व का मैंने जिक्र किया है। कुछ जो बहुत ही जो प्राथमिक जो प्राइमरी बोलते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम सबसे ज़्यादा, फिर हम सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो 17 पोषक तत्व है, अगर मृदा स्वास्थ्य ठीक से नहीं होता रहता है, बरकरार नहीं रहता है, तो ये आता नहीं है हमारा जो पौधा में। तो कोई भी एक पोषक तत्व का कमी हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी एक पोषक तत्व का कमी हो तो हमको जो पैदावार होना चाहिए वो नहीं होगा। तो हम बोलते हैं मृदा का स्वास्थ्य खराब हो गया, मिट्टी मर गई, हम रासायनिक खाद देते जा रहे हैं लेकिन पैदावार बढ़ नहीं रहा है। कारण ये है कि जो पोषक तत्व होना चाहिए, जैसे हमारा शरीर, मानव शरीर में कोई भी चीज़ एक कमियां हो जाता है तो हमारा जो काम करने का, सोचने का जो भी चीज़ है उसमें वो कम हो जाता है, कई तरह का बीमारी होता है। हम ऐसे ही मृदा में अगर कोई भी चीज़ का कमियां हो, जो पोषक तत्व पैदावार के लिए पौधा को ज़रूरी पड़ता है, अगर कोई भी कम हो जाए तो वो पौधा अच्छा से उसका जो ग्रोथ होना है वो नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा। और उससे जो हम खाते हैं, अल्टीमेटली जो मृदा से जो पोषक तत्व पैदावार में जाता है, हम जैसे हमने चावल, गेहूँ, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो भी जो फूड है हम खाते हैं ना, 95% से ज़्यादा वो सब मृदा से आता है। और वही चीज़ जब हम खाते हैं, अगर जिंक अगर हमारा मृदा में कम है तो हमारा जो खाते हैं सब्जी, जो हमारा फसल, तो उसमें हम जिंक कमी होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जिंक का जो फंक्शन है हमारे शरीर में, कई तरह रोग हो सकता है अगर हम जिंक शरीर में टाइम। इसीलिए तब डॉक्टर बोलेंगे आप जिंक खाओ, आप आयरन लो, एनीमिया। हमारा जो लेडीज़ लोग है, जो वुमेन है, हमारा देश में विश्व में सबसे ज़्यादा एनीमिक है और वो है आयरन डिफिशियंसी। 50% का आसपास जो वुमेन है उससे ज़्यादा वो एनीमिक है। और वो मिट्टी का आयरन अगर कम होता है, हमारा देश में 13% के आसपास मृदा में आयरन का कमियाँ है। जिंक, हमारा मध्य प्रदेश में 60% मृदा में जिंक का कमियाँ है। ऐसे ही सल्फर का कमियाँ भी बहुत ज़्यादा है हमारा मृदा में, मध्य प्रदेश में। तो ये सब चीज़ अगर हम ठीक से मृदा को टेस्ट करके अगर हम जो न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं देते हैं जी, तो ये प्रॉब्लम पौधा में आएगा, पौधा से हमारे पास आएगा। तो जो समस्या है सॉइल का, जो समस्या है सॉइल, जैसे जो विश्व मृदा दिवस का जो थीम है इस बार का, वो लवणीयता के ऊपर में। पिछले साल था कि जैसा सूक्ष्म जीव के ऊपर में था। हमारा मृदा जो है ना, देखने में तो लगता है इसमें कोई जान नहीं है, आम आदमी सोचते हैं इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन मृदा में भरपूर जान है। और एक चम्मच मृदा में आपका क्रोर्स, जिसको हम बोलते हैं बिलियंस ऑर्गेनिजम्स रहता है। और उसका बहुत काम है, उसका जो भी चीज़, जैसे जैविक पदार्थ कुछ डालते हैं, जैसे आपका नरबाई और कुछ जो डालते हैं, वो उसको डिग्रेड करने में, डिकम्पोज करने के लिए उसी सूक्ष्म जीव का। तो एक मृदा में जो मतलब उसमें जो विज्ञान है ना, मृदा में जो विज्ञान है, मतलब उसको पूरा समझ में नहीं आया। हम बोलते हैं कि जो आकाश में तारा, नक्षत्र जो कुछ है उसके बारे में समझ में आया है बहुत, लेकिन मृदा में जो क्या क्या चीज़ है, जो भौतिक गुण है, जो रासायनिक गुण है, और जो जैविक, जो सूक्ष्म जीव का मैं बात किया, वो सूक्ष्म जीव क्या है, क्या करता है, उसका रहने में क्या फ़ायदा होता है, इसका बारे में
हमको जानकारी नहीं है। तो यही बोलते हैं कि हम तो हमारे पैर का नीचे जो है, जो मृदा है, आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन का भी पीछे मृदा का बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसीलिए पूरा दुनिया भर में बहुत व्यापक जागरूकता के लिए आम आदमी को ये चीज़ पता नहीं है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में जो भी हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो मृदा है, वो तो लिमिटेड है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमारा जो पूर्व पुरुष जो थे वो जो खेती करते थे और आजकल का खेती में काफ़ी अंतर है। और आने वाले टाइम में जो पीढ़ियाँ आएगा उनको और ज़मीन का वो खंडित हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। तो उसको कैसे मैनेज करें, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कैसे कम से कम इनपुट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले, तो भी तो मुनाफा होगा। इनपुट हमको ज़्यादा लग रहा है, आज हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, पानी का मात्रा भी जा रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, साथ साथ हमारा मृदा में जो समस्या हो रहा है उसका बारे में बहुत जानकारी नहीं है। उस जानकारी होना चाहिए और उसको देखते हुए हमको खेती करना है, तो भी आगे चल करके हमारा खेती जो टिकाऊ खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वही हम कर पाएंगे और आने वाले पीढ़ी को हम बचा पाएंगे। तो इसीलिए पूरा दुनिया में ये व्यापक रूप में ये अवेयरनेस चल रहा है, एक कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल, तो ये वाकई में बहुत विचार वाली चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है ध्यान देने वाली कि सीधा जो असर है वो हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। मृदा स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं जानता है, मृदा स्वास्थ्य की जो महत्वता है उसको कोई नहीं समझता है। जैसे सर ने कहा कि पैर के नीचे है, हम नहीं पता। किसान भाइयों के ऊपर हम नहीं कहेंगे, सभी का हमारा दायित्व ये बनता है कि मृदा के स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहें और हम जो अन्न खाते हैं उसको शुद्ध हम ग्रहण करें। वो तभी संभव होगा जब मृदा को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे सर हम लोग जब बीमार होते हैं तो बीमारी के इलाज के बारे में सोचते हैं, क्यों ना इसके बारे में सोचें कि हम बीमार पड़े ही ना। वैसे ही मृदा की बातें हैं, आज सब ये बात करते हैं कि मृदा खराब हो रही है तो उसको हम सही करें, अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि मृदा ऐसी हो क्यों रही है, ये समस्या आ क्यों रही है, कौन इसके पीछे है, क्या कारण है। तो ये एक जानने वाली चीज़ है। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है? देखो, मृदा स्वास्थ्य गिरने का कारण कई है, जैसे हमने शुरू में बता रहे थे। एक तो आजकल का जो कृषि है और इस कृषि में जैसे मृदा में जो एक वेजिटेशन रहना जरूरी है, जैसे कोई ना कोई क्रॉप पूरा साल में हम मतलब रहे। अगर नहीं रहता है तो क्या है कि जो बरसात का टाइम में और बाकी जैसा तो एक इरोजन है, जो शरण है, जो मृदा जो कटाव है, ये बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सॉइल डिग्रेडेशन का है वो है मृदा शरण कटाव। और हर हेक्टर में शायद सबको पता नहीं है, हर हेक्टर से एवरेज 10 टन का आसपास और ज़्यादा, कभी अगर स्लोप ज़्यादा हो तो 16। ऐसा है कि जो थोड़ा सा जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर 40-50 टन मृदा वो चला जाता है, पानी के साथ बह करके चला जाता है। तो फर्टाइल सॉयल, जो मृदा का जो अच्छा सॉयल है वो सरफेस सॉयल, वो कटाव हो करके चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर खाली हम ज़मीन छोड़ दे तो धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन होता है। तो इसीलिए हर समय कोई ना कोई वेजिटेशन रहना ज़रूरी है। आजकल हम जैसे जो ट्रीज़ है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन एक कारण है जो मृदा का जो कटाव है उसके लिए। और आपका जो मैनेजमेंट है, जैसे टू मच अगर वो टिलेज करते हैं, बहुत ज़्यादा टिलेज, इंटेंसिव टिलेज करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ये बात काफ़ी ये चल रहा है। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बहुत ज़्यादा टिलेज का जरूरी नहीं है। जो हम जुताई करते हैं ना मृदा में, वो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। बिना जुताई में भी खेती हो सकता है और अच्छी तरह खेती हो सकता है। और आपका जो फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, वो हम अक्सर बैलेंस फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। बैलेंस फर्टिलाइजर मतलब क्या है कि ज़मीन में है क्या, पहले जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व के हम बात किया है, तो वो पोषक तत्व 17 पोषक तत्व, हम 17 का बात छोड़िए, हम कम से कम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मेजर
आज तो हमारा देश जो मृदा में 10 पोषक तत्व का कमियां हो गया, मतलब हर मृदा में नहीं है, मतलब 10 पोषक तत्व का कमियां मृदा का जो टेस्ट करके ये पाया जा रहा है। कहीं किसी जगह में जिंक का, सल्फर का, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का ये समस्या है। और ये सब समस्या होने का कारण में जो मृदा का स्वास्थ्य है वो काफ़ी मतलब एक कमियां की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो जब भी फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करें, क्योंकि हम जब बात करते हैं इनपुट की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस इनपुट्स में जो पहले है कि सॉइल टेस्ट करना चाहिए। हर किसान भाइयों को हर 2-2 साल 3-3 साल बाद कम से कम मृदा का टेस्ट करना चाहिए जी। और वो टेस्ट करके जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में देख करके कि इसमें कौन सा चीज़ का कमियां, कौन सा पोषक तत्व का कमियां है, उसको देखते हुए हमको फर्टिलाइज़र देना है। और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो आपका सॉइल टेस्ट किया जी। फिर हमने बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में सोचा, लेकिन साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं चलेगा। आज तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात कर रहे हैं। हम आजकल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मतलब कि उसमें कोई भी चीज़ मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके, तो और मृदा और उसका हेल्थ बढ़े। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का हम समन्वय जो पोषक परियोजना जो है उसको मैनेजमेंट करना है, ताकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या है, आपका केमिकल फर्टिलाइजर रहेगा, साथ में आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी है, आपका कोई कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, कोई आपका तरह तरह का जो ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट है उसको जरूर हमको साथ में जोड़ना है। साथ में बायो फर्टिलाइजर्स भी जानते हैं, जो जैविक खाद जो जीवाणु से होता है, सूक्ष्म जीव से जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का भी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट शोध करके, और ये अवेलेबल है, कई कंपनीज ये दे रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स। काफ़ी संस्थान हमारा संस्थान रिसर्च बहुत किया है बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर में, और हमने डेवलप किया है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बायो फर्टिलाइजर, और काफ़ी कंपनीज इफ्को कर रहे हैं, क्रिप्को कर रहे हैं, काफ़ी कंपनीज भी बायो फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं। उसमें खाली नाइट्रोजन ही नहीं है, फॉस्फोरस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा देश में मतलब लगभग 90% मृदा में नाइट्रोजन का कमियां है। अब नाइट्रोजन नहीं देंगे तो फसल होगा ही नहीं। आप काफ़ी हम लोगों का रिसर्च शोध चल रहा है। 50 साल का जो रासायनिक खाद देने में क्या हो रहा है मृदा में, इसका विषय में हम लोग शोध किए हैं और कर रहे हैं, अभी चल रहा है। सिमिलरली कैसे फास्फोरस का क्या समस्या है, और अगर उसमें नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो उसमें बायो फर्टिलाइजर्स अगर हम देते हैं फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते हैं। काफ़ी मृदा में हम बिना सॉइल टेस्ट करके जब फर्टिलाइजर देते हैं तो धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन भी होता है, तो वो है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। उसका एक्यूमुलेशन भी पाया गया कहीं जगह में, क्षेत्र में, तो उसमें बायो फर्टिलाइजर दे करके जो एक्यूमुलेट हो गया मतलब मृदा में मतलब उसका अवेलेबल है, तो उसको कैसे निकाल करके हम पौधा को दे, उसका ऊपर में बायो फर्टिलाइजर्स है। तो सिमिलरली मतलब रासायनिक खाद, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स, ये तीनों चीज़ का ये देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर आप ऑर्गेनिक में पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल आपके पास नहीं है, अगर है तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो मुश्किल है हमारा देश के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरी है, और सॉइल टेस्ट करके मृदा स्वास्थ्य को देख करके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करिए, बैलेंस फर्टिलाइजर दीजिए, तो भी आपका एक तो मृदा स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और जैसे हम हर समय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर्स, तो यूरिया फर्टिलाइजर जो देते हैं ना उसका एफिशिएंसी कम है। खाली रासायनिक खाद आप देंगे ना तो उसका जो एफिशिएंसी है, जितना लेना चाहिए पौधा को, वो ले नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो यूरिया हम देते हैं आजकल, नीम कोटेड यूरिया हमारा गवर्नमेंट हमारा जो हर जितना भी यूरिया फर्टिलाइजर्स है सब नीम कोटेड है। हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पूरा, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा जो नीम कोटेड नहीं है। नीम कोट देने में क्या है कि उसका जो मृदा में जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो परिवर्तन होता है वो स्लो होता है, और पौधा को टाइम मिलता है उस यूरिया को लेने के लिए। नीम कोट देने का पीछे यही एक उसका राज है कि जब वो नीम कोट होता है तो जो यूरिया देने के बाद जो मृदा में उसका चेंज होता है ना, जो उसका माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव उसको और एंजाइम्स होकर के वो चेंज करता है, तो वो नीम कोटेड देने में उसको रोकता है कि नहीं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बहुत जल्दी से वो
घुल जाता घुल है जाता है। और वो क्या है कि पानी के साथ बह जाता है नीचे है, और उसका गैस भी बनता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, एमोनिया गैस है, ये गैस आकाश में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो आपका लॉस हो गया ना। ये कॉस्टली मटेरियल है, इसमें सब्सिडीज है। और अगर एक बोरा में ये है कि अगर 50 केजी नाइट्रोजन है, एक बोरा में 50 केजी यूरिया है, अभी तो 45 केजी का है नीम कोटेड होने के बाद, तो उसमें ये अगर ऐसे हम शोध करके पाया गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50 किलो का यूज़ होता है पौधा, 50% यूज़ होता है, उससे कम ये बताया जाता है एवरेज 30% और यूज़ होता है, मतलब पौधा लेता है, बाकी सब लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बैलेंस फर्टिलाइजर्स देना है और सही मात्रा में देना है, ताकि पौधा उसको पूरा ले और उसका फ़ायदा हो। तो ये मैंने पूछा था प्रश्न कारण कि क्या कारण है, और सर ने इतनी विस्तृत जानकारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो ये सोचने वाली बात है, चाहे किसान भाई हों या फिर हम आमजन हों, हम सबको ये दायित्व उठाना पड़ेगा कि हमारी मृदा के लिए हम कितने ज़्यादा सचेत हैं, उसके स्वास्थ्य को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित हैं। सबको दायित्व उठाना ही पड़ेगा और सबको कार्य भी करना होगा। जैसे कि सर ने कहा, संक्षिप्त में आप बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो मृदा अपरदन जो होती है, यानी कि जो मिट्टी का बहाव होता है, कटाव होता है, उसको हमें रोकना है। ये सबका दायित्व है, चाहे किसान भाइयों को ये करना है कि जैसे उनके ढलान वाले जो खेत हैं, तो वहाँ पर बरसात में जो मिट्टी बहती है उसको रोकना है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताया सर ने कि 1 हेक्टेयर में से कम 10 टन जो मिट्टी है वो जाती है, और कहीं कहीं तो वो 16 से 25 टन तक भी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत विचार वाली चीज़ें हैं। ये सबसे पहले रोकना है। उसके बाद में जो संतुलित जो आहार हम बोल सकते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हमें देना है। और मिट्टी परीक्षण एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ज़रूर करवाएं, क्योंकि तभी हम हमारे मिट्टी को जान सकते हैं कि उसको चाहिए क्या, एक्चुअल में चाहिए क्या। यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं या अन्य जो भी रासायनिक खाद देते हैं, वो हम बिल्कुल आंखें बंद करके देते हैं, तो इसको भी रोकना चाहिए। ये कुछ कारण हैं जिनसे हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो रही है, ये कह सकते हैं, प्रदूषित हो रही है, ये कह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य कैसे करना है ये भी हमने जाना। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें वृक्ष लगाना है, वृक्षों को काटना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बरकरार रख सकते हैं। सर, ये तो हमने बहुत सारी जानकारियाँ जानी। एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, जैसे विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मना रहे हैं, तो ऐसे में इस बार किसानों के लिए क्या विशेष है इस दिवस पे? देखिए, विश्व मृदा दिवस हम मना रहे हैं कई साल से, और जैसे लास्ट ईयर का विश्व मृदा दिवस था, जो सूक्ष्म जीव है ना, उसको बचाना है और उसको और ज़्यादा मृदा में हो, उसके ऊपर में था जागरूकता। क्योंकि जैसे हम पहले बताए थे ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले था कि जैसे हम बताए ना, मृदा कटाव रोके, हमारा भविष्य संवारे, कितना बड़ा बड़ा चीज़ जो इस विश्व मृदा दिवस में ये बात होता है, थीम के माध्यम से, थीम का माध्यम में। तो जैसे हमने ये भी बात किया था कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना, जिसमें इसमें सबसे चीज़ बोलने भूल गया था कि अगर आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक जो देते हैं मैटर, कंपोस्ट, फार्मियर मैन्योर, जो भी तरह तरह का है, उसमें जो जीव है, सूक्ष्म जीव, उनको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए। ऑर्गेनिक कार्बन हमारा एक बड़ा मुद्दा है हमारा मृदा में। उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है हमारा मृदा में, वो कम से कम मतलब 1% होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, लेकिन हमारा मृदा में 0.5 से कम है, और कई मृदा में उससे भी कम है। जैसे पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में ये पाया जा रहा है कि ये और भी कम है, 0.3% है। तो ये अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम हो मृदा में, तो उसका जो गुण है ना, तीनों गुण, फिजिकल, जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुण है, तीनों चीज़ें मतलब आपका खराब हो गया, तो मृदा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला गया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमको टिलेज करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, तो धीरे धीरे कार्बन जो मृदा में जो बंद था ना, ऊपर हवा में चला गया, तो उसको वापस लाना है। कैसे वापस लाएंगे? तो वही है कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मृदा में डाले, हमारे जो वृक्षारोपण करे, हर फील्ड का हर किसान कोशिश करे, जहाँ पर भी उसका ज़मीन है, जहाँ पर भी उसका फ्रूट क्रॉप्स है, एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे क्रॉप्स है, जहाँ पर कुछ फूड ट्रीज है, बीच में उन्होंने कोई शस्य भी कर लिया,
तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का हम बात किया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या हर चीज़ उसका रहेगा, आपका जो पेड़ रहेगा मिट्टी का क्षरण रुकेगा, उसका जो उसका जो पत्ती है और जो चीज़ है उससे वो खाद बना सकता है। उसको एक कैटल्स जो गाय भैंस वो सब चीज़ ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिना आज ऑर्गेनिक मैन्योर कहाँ से आएगा? अगर हम पूरा सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया तो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं आएगा। सही बात। जो एक तो हमको दूध मिलेगा, साथ साथ में उसका जो कैटल्स का जो रेसिड्यूज है, जो डंग है, कैटल डंग है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपका कंपोस्ट बनाने का। जब तक एक जो इंटीग्रेटेड सिस्टम में अगर हमारा क्रॉप भी रहे, गाय भैंस भी रहे, कैटल रहे, और भी जो एनिमल्स जो है फार्म एनिमल्स वो उसका रहे, तो उसमें आपको इनकम मिलेगा। वो हर चीज़ हमको करना है, ना खाली क्रॉप में नहीं है। क्रॉप अगर बाई चांस फेल हो गया तो आपका साथ साथ और दूसरा चीज़ है। तो इसीलिए जो इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं, आपका पॉन्ड रहना चाहिए ताकि वहाँ पर ये जो अगर छोटा सा पॉन्ड रहे, आजकल उसको पॉन्ड लाइनिंग कर दीजिए ताकि उसका सीपेज ना हो, पॉन्ड का जो पानी वो रहे। और जब जो वृष्टि मतलब जो रेन अगर कम होता है तो उसमें उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन दें तो आपको फसल उसको बचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन अपनाएं, ड्रिप इरिगेशन, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन। आने वाले टाइम में पानी का बहुत बड़ा दिक्कत होगा, पीने के लिए पानी बहुत शहर में नहीं मिलता है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होने में एग्रीकल्चर में होता है। अभी तो दूर दूर से पानी आता है सिटीज़ में देने के लिए। तो आने वाले टाइम में हमको धीरे धीरे पानी का मतलब जो सोर्सेस है वो कम होते जाएगा। तो हम कैसे एग्रीकल्चर सक्सेसफुली करेंगे? इसीलिए जो माइक्रो इरिगेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको शुरू में प्रॉब्लम होता है, उसका टेक्नोलॉजी कुछ है, किसान भाई लोग सब लोग जानते नहीं है। तो उसको एक बार सेटअप हो जाता है तो बाकी टाइम में उससे मुनाफा ज़्यादा होता है। उसका जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स का उसका एफिशिएंसी बढ़ता है, उसका और भी मतलब एक काफ़ी वो सपोर्ट रहता है। तो ये जो चीज़ है ना, किसान भाइयों को जितना भी टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकियाँ है, उसको अपना करके मृदा स्वास्थ्य को बचा करके, न्यू वैरायटीज़ ला करके, और भी जो रोग और जो कीड़ा उसको ठीक से उसको कंट्रोल करके पूरा कृषि को ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कोशिश करके कि वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे हमारा सरकार का कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, काफ़ी इस दिशा में आगे सक्सेस हुआ है। और इसको मतलब पूरा सक्सेस करने के लिए जितना भी नॉलेज इंटेंसिव है उसको यूज़ करना है, ताकि ज़रूर जो किसान भाई है उनका इनकम बढ़ेगा, उसको मृदा उसका बरकरार रहेगा, उनका स्वास्थ्य रहेगा। जो वातावरण है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी कम होगा। तो जो किसान का जो धरती पुत्र हम बोलते हैं किसान को, उनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उनको सपोर्ट करना है। हमको पूरी तरह हमारा संस्थान उसके लिए पूरा तैयार है। कभी भी उनको कोई चीज़ का ज़रूरी पड़े, हमारा मृदा संबंधित और भी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हम उनको पूरा करेंगे, उनको मदद करेंगे, ताकि उनका जो खुशहाली है वो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम सोचेंगे कि हम देश के लिए, हमारा किसान भाई बहनों के लिए, बंधुओं के लिए हम कुछ कर पाए। बिल्कुल, हम कुछ कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ में ये जो कार्य है वो सतत प्रयास जो है वो निरंतर चलते जा रहे हैं। सर, एक चीज़ है हमारे किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं, स्पेशली भोपाल के आसपास जितने किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे कि सर ने कहा कि भारतीय जो मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास में है। सबसे पहले तो मैं सर आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो संस्थान है, आप लोग कितना प्रयास करते हैं इस क्षेत्र में, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप किसान भाइयों को बताएं। देखिए, हमारा संस्थान 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था जी। वो 16 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुआ था 1988। और लगातार हम मृदा स्वास्थ्य के ऊपर में, विशेष करके बोलना चाहें तो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर में वो शोध कर रहा है। और हम लोगों को एक खुशी की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि जो सरकार अभी जो मृदा स्वास्थ्य पे जोर दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग योगदान दे पाए हैं। और हम हर चीज़ों में, जैसे हमने बताया कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काफ़ी हम लोग काम किया है। और हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऊपर में भी हम लोग काफ़ी काम किया है। और ये टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग एक यंत्र बनाया है को सॉइल को टेस्ट कैसे करें, सॉइल को टेस्ट कैसे करें, उनको जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट दे करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनाए, उसके ऊपर में हमने मृदा परीक्षक करके एक यंत्र बनाए।
तो ये हमारा संस्थान का एक कंट्रीब्यूशंस है। हमने जैसे बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर में तरह तरह बायो फर्टिलाइजर्स हैं पूरा देश के लिए देने का हमने काम किया है। हमने ये भी देखा गया कि जो लॉन्ग टर्म जो फर्टिलाइजर्स देते हैं उसमें क्या मृदा का स्वास्थ्य ऊपर में असर होता है, उसका ऊपर में हम रिसर्च किया है। तो और हम लोग ये किया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैप बनाया है पूरा हमारा देश के लिए 640 डिस्ट्रिक्ट का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैप बनाया, माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म जो तत्व है उसका मैप बनाए और हम वो मैप हर क्षेत्र के लिए कि क्या कमियां है, कौन सा सूक्ष्म तत्व का कमियां है वो हम बता रहे हैं ताकि उसी जगह में वो न्यूट्रिएंट पहुंचाया जाए। प्लानिंग के लिए वो मतलब उसको सपोर्ट करे हमारा सरकार को, उस दिशा में हम लोग काफ़ी काम किया है। हम लोग आजकल मतलब संरक्षित खेती में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में पूरा 11 सेंटर्स में पूरा भारतवर्ष में उसका सेंटर है, वो कैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बनाए मतलब एडॉप्ट करे उस विषय में हम जलवायु परिवर्तन को मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कैसे कम है मृदा और जो क्रॉप मैनेजमेंट करके। तो इसी तरह हम लोग कई चीज़ हम लोग किए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है हमारा जो किसान भाई उन लोगों के लिए, और भी जो भी कृषि में जुड़ित मतलब अटैच्ड है, जो भी कृषि कर रहे हैं वो अगर कोई एनजीओ कर रहा है, कोई अगर बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी उसका यूज़फुल है। हम लोग काफ़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जो नया नया फर्टिलाइजर्स आ रहा है हम लोग नैनो फर्टिलाइजर्स के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अल्टीमेटली ये देखते हैं कि हम लोग रैपिड कंपोस्टिंग जो है, जो कैसे जल्दी से जल्दी हम जो आजकल जो नरवाई जो जलाया जा रहा है उसको कैसे रोके, उसके लिए हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मृदा से आइडेंटिफाई करके उसको कल्चर करके और उसको अगर स्प्रे करते हैं, जो जैसे क्रॉप हार्वेस्ट हो गया राइस धान के बाद या गेहूं के बाद उसको मिट्टी में कैसे मिलाए, वो जो सूक्ष्म जीव का जो हम लोग बनाए हैं कंसोर्टियम उसको दे करके, तो कई चीज़ हमारा संस्थान किया है और उसका काफ़ी उपयोग है। चलिए, तो अंतिम में यही कहूँगा, अगर प्रोग्राम के सार के बारे में बात करूँ तो आप सबसे यही अपील है कि 5 जो दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य के या मृदा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो मृदा स्वास्थ्य जो शब्द निकलता है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। किस तरीके से करना है वो तो इस कार्यक्रम में आपने जाना ही है। और सबसे पहले जैसे कि जो हम मृदा स्वास्थ्य मनाते हैं 5 दिसंबर, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन की बात है। हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ रखना चाहिए कि हम किसानों की बात करें तो किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि हम मृदा अपरदन को रोकें और संतुलित मात्रा में हमारी जो खाद है उनको दें। अनावश्यक आप जो छिड़काव करते हैं केमिकलों का वो बिल्कुल ना करें, ज़रूरत नहीं है। जैविक खेती की और बिल्कुल अग्रसर हों, आप बढ़ें, और जो भी आपके मिट्टी में आपको दिक्कत हो इस माध्यम से आप टेस्ट करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दें। अगर आम जन की बात करूं तो आप विशेषकर ये ध्यान रखें कि पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें, और कहीं भी प्रदूषण अगर होता हो आपके द्वारा तो उसको रोकें, कचरा ना करें और सफाई रखें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको करते हैं तो हमारी मिट्टी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ में आज बस अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी जानकारी आपने दी। नमस्कार, आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम में अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। नमस्कार। हे नावादाई हो निवाराच्या तेव्हा तो ना, 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 राच्या तेव्हा तो ना चलन वेकी तो ना, राच्या तेव्हा तो ना चलन वेकी तो ना, हे नावा हे नावा निवाराच्या तेव्हा तो ना,
ते वाचो ना हे नावदाई हो निवारच्या ते वाचो ना हे नावदाई हो निवारच्या ते वाचो ना हे नावदाई हो निवारच्या ते वाचो ना आर तोडून ने वाहत हाताना आळ तोडून ने वाहत हाताना सेवादार था किव विजाना सेवादार था किव विजाना किया तूने इम्मा उधार दाई निवारच्या देवा तो ना हे नावदाई हो 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 निवारच्या देवा तो ना मन्नत सबता आयता पूरो मन्नत सबता आयता पूरो महिमा नीवा हिंदू नियारो महिमा नीवा हिंदू निवारो शक्ति निवा महान दाई निवारच्या देवा तो ना हे नावदाई हो 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 निवारच्या देवा तो ना अरे बसंत निकुण तलन विख्यातुन बसंत निकुण तलन विख्यातुन निवा नाम सा सुमरन किया तुन निवा नाम सा सुमरन किया तुन जगते निवा महान माई निवारच्या देवा तो ना हे नावदाई हो 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 निवारच्या देवा तो ना अरे किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो अरे कृषि विभाग ते निकुण हंदाना कृषि विभाग ते निकुण हंदाना अच्छा विद्या है निकुण तताना अच्छा विद्या है निकुण तताना नेह देतान बिहेताना मेहनत के इम्मत के सन भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत के इम्मत के सन भावुरो किसान किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत की इम्मत किसान भावुरो अरे नांगुड़ व कोड़ से नीली बनी क्या ना नांगर व कोड़ से नीली बनी क्या ना बीजा खाद तू न मिले क्या ना बीजा खाद तू न मिले क्या ना नीले तू न पोसाना मेहनत की हिम्मत किसान भावुरो किसान भावुरो किसान भावुरो मेहनत
अरे गोक सनेंग है ने दे अदाना गोक सनेंग है ने दे अताना दामनी के से कुन रोते तदाना दामनी के से कुन रोते तदाना गिरदा तुन है दो सुके इदाना मेहनत के हिम्मत से सान बाउरो किसान बाउरो किसान बाउरो मेहनत के हिम्मत के सान बाउरो किसान किसान भाऊरो किसान भाऊरो मेहनत के हिम्मत किसान भाऊरो किसान भाऊरो किसान भाऊरो मेहनत के हिम्मत किसान भाऊरो किसान भाऊरो मेहनत के हिम्मत किसान भाऊरो किसान भाऊरो किसान भाऊरो मेहनत के हिम्मत किसान भाऊरो अरे बसंत है दो में कुन इंदाना बसंत है दो में कुन इंदाना नीली कोड़ी ते है ध्यान से आना नीली कोड़ी ते है ध्यान से आना छवा चौबीस नु है दुम बड़े क्या ना मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो किसान बाबूरो किसान बाबूरो मेहनत के हिम्मत किसान बाबूरो डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले अरे रेम झिम वातु बरसात रो रेम झिम वातु बरसात रो कोहो कोयल को केता कोहो कोयल को केता छम छम मलये दिला तोरो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले अरे चम 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 बिजली चमके मायता चम 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 बिजली चमके मायता गड़ड़ गड़ग में गर देता गड़ड़ गड़ड़ में गर देता पन्नेंगा टर टर क्या तारो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए लाल पिलो पूंगर पोयता लाल पिलो पूंगर पोयता फरार फरार पुदले तुड़ीता फरार फरार पुदले तिड़ीता कल कल येर पोंगिला तोरो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने ले ए डंगुड़ पहाड़ मवाने ले रो दादा डंगुड़ पहाड़ मवाने
te pukam jonnanga makkam inga adakam jonnanga makkam inga adakam rote peke inga tattam ro dada dangod pahad mawanile dangod pahad mawanile ro dada dangod pahad mawanile डंगोड़ पहाड़ मवानीले रो दादा डंगोड़ पहाड़ मवानीले 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 अरे देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना देरे ना रे देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना अरे देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना ओए अरे टोंगड़ो यते सोड़ी महो जमोला नी जेला नानालो टोंगड़ो यते सोड़ी महो जमोला नी जेला नानालो ते नानल ते नाद कई टूड़रो ना जेला नानालो नानल ते नाद कई टूड़रो नी जेला नानाल ओ जब देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना ओए तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना अनि नन्नी एटे सोड़े महो जमोला नी अंगिया नानालो नन्नी एटे सोड़े महो जमोला नी अंगिया नानालो अरे नानल ते नाद गए टूड़रो ना अंगिया नानालो नानल ते नाद गए टूड़रो ना अंगिया नानालो ओ जब तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना अंडी देरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना देरे ना अरे गुड़ंगा यते सोड़ी महो जमोला नी पोती नानालो गुड़ंगा यते सोड़ी महो जमोला नी पोती नानालो नी नानल ते नाद कई टूड़रो ना पोती
बजा